ओके, कितना इंपॉर्टेंट है। तो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट के बच्चे, जैसे फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा है लॉ ऑफ सॉरी थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट स्टेट दैट एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो केमिस्ट्री के अंदर बच्चे अगर आप देखें किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पर कुणाल दो साइड रिएक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। अब बच्चे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है ना, जिस रिएक्शन से फॉरवर्ड हो रहा है उसी हिसाब से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अगर बच्चे किसी तरीके से अगर आपने किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर या स्टेट वेरिएबल को चेंज कर दिया यहाँ पर, तो आप देखेंगे जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन या टेम्परेचर को, इन चारों में से किसी चीज को अगर आप चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम की स्टेट चेंज हो जाएगी। कैसे हुई है ये चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आप बच्चे पहले से एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बराबर है, उसी रेट से डिक्रीज हो रही है, और आप अचानक से प्रेशर कम कर दो लेट से, तो ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपने एक्शन किया है ना, जैसे मैंने बताया फिजिक्स के अंदर जो आपने एक्शन किया है जस्ट उसके अपोजिट सिस्टम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे सपोज करो अगर हम एक रिएक्शन लें, एक नॉर्मल से आपको बताता हूँ क्योंकि आगे डिटेल में है। मान लो ए से बी में बच्चे आप प्रोडक्ट चेंज कर रहे थे, ठीक है, और एक इक्विलिब्रियम बना हुआ था यहाँ पर। तो मान लो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन पॉज हो गई, ये 60% है, कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं 60%, ये जो है बची हुई है ए की, और बी की जो बनी है, बी की जो फॉर्मेशन हुई है मान लो 40%, कुछ भी हम ले लेते हैं 40 ग्राम परसेंटेज में ले लो। अब अगर ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो, अगर बच्चे आप बी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, देखो अगर आप बी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम हो चुका है मान लो एस्टेब्लिश, ठीक है, अब आप बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, तो ली चार्टियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस साइड पर रिएक्शन जाना चाहिए, यानी अगर आप बी की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो दिशा क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, प्रोडक्ट की सॉरी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किस साइड जाएगा, आप क्या करना चाह रहे हो। अगर आप मान लो बी की रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो आप रिएक्शन को किधर ले गए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, So backward. आप बैकवर्ड ले गए। जब इक्विलिब्रियम था तो दोनों इक्वल थे, एम आई राइट, आर एफ इजिकल टू आर बी था, आपने सिस्टम में आर बी बढ़ाने की कोशिश करी, एम आई राइट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो आपने बढ़ाने की कोशिश करी, Yes, प्रोडक्ट sir. कर दिए, यानी रिएक्शन ये चीज बढ़ गई, आर बी बढ़ गई, तो सिस्टम अपने आप को कहाँ ले जाएगा, आपने तो जो किया ठीक है, Backward. बैकवर्ड बढ़ना चाहिए। बैकवर्ड बढ़ने का मतलब क्या बच्चे, सिस्टम एक ही कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, यानी रेट रिएक्शन कहाँ जाएगा, सीधे से आप देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश होना शुरू हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, अपने आप को इस साइड पर शिफ्ट कर लेगा। जो ये रिएक्शन है, जब जैसे ही आप बी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, मान लो आपने बी प्रोडक्ट वहां पर ऐड कर दिया इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर, तो रिएक्शन अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इसी तरीके से मान लो अगर आप ए को चेंज, ए की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करोगे, इस बार आपने स्टेप चेंज कर दिया, आपने कहा चलो रिएक्टेंट को ही बढ़ाते हैं, तो अब क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, आपने बैकवर्ड को प्रमोट नहीं किया, आपने फॉरवर्ड को प्रमोट किया बेसिकली। अगर आप ए बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ए की कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले गए, क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ गई, इधर कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो सिस्टम अपने आप को बैकवर्ड ले जाने की कोशिश करेगा। यानी क्या कोशिश करेगा सिस्टम अपने आप को कि ए जो है प्रोडक्ट वो जो है कम बने, बी ज्यादा बने, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगा। बस ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल से बच्चे हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया है ली चार्टियर का, ठीक है। चलो ली चार्टियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे इसको। इससे पहले मैं आपको ये लॉ करा देता हूँ, एक लॉ जो आ रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यहाँ पर टर्म है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन देखिए क्या है, पढ़ चुके हैं आप ये सारे टॉपिक्स, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ओके। चलो, तो व्हाट डज दिस लॉ सेज, लॉ ऑफ मास एक्शन, this law states that rate of a chemical reaction at a particular temperature,
ठीक है। किसी भी बच्चे रिएक्शन का जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के बराबर रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए अगर हम देखें ए प्लस बी गिव्स सी प्लस सी डी, दैट मीन्स यहाँ पर स्मॉल ए बी सी डी जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट के। ए और बी बच्चे प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, सी और डी प्रोडक्ट्स के हैं, ठीक है, सिंपल। और ए बी प्रोडक्ट्स, ए बी रिएक्टेंट्स है, सी डी रिएक्टेंट्स हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं है। अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन को समझो तो बस बच्चे ये छोटी सी चीज है, ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जिस रेट से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है वो उनके एक्टिव मासेस के जो कंसंट्रेशन है उसकी स्टोइकियोमेट्रिक पावर को अगर रेज करके आप प्रोडक्ट कर देते हो तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये रेट, ठीक है। ये है तो आपको मैंने बता रखा है आरएफ जो है, अगर आप रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करोगे तो आरएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिर सी और डी की पावर डी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और अगर मान लो बच्चे यहाँ पर अब देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ एक्टिव मास का मतलब क्या है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको क्लास के अंदर। एक्टिव मास और कंसंट्रेशन एक ही बात होती है। अगर आप किसी चीज को, अगर आप किसी भी रिएक्टेंट के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस में हो, अगर आप उसको एक्टिव मास बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं इसको, कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, एक्टिव मास भी बोल देते हैं। सॉलिड के लिए एक्टिव मास यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। तो अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करोगे तो के एफ आ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए के बी आ गया। और बच्चे इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों का रेट बराबर होगा, तो दोनों को अगर इक्वल करोगे यहाँ पर तो के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू आर बी सी की पावर सी बी की पावर डी। जब दोनों को कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ, एक टर्म ये के एफ वाले टर्म्स कांस्टेंट वाले एक तरफ ले आते हैं क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है बच्चे यहाँ से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा, के एफ अपॉन के बी होता है। के एफ स्टैंड्स फॉर कि कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। के बी फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, और इसी को केसी बोला जाता है। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है ना, ओके ऑलरेडी इट इज डन, ठीक है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रेशियो होगी, द रेशियो विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगर आप देखें ऊपर वाली जो कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन रही है बेसिकली सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। इन्होंने एक चीज अच्छी यहाँ पर लिखी है बच्चे, यहाँ EQ लिख दिया है, ठीक है दिशा। EQ स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। यस सर। अच्छा मैंने बताया था आपको क्योंकि रिएक्शन क्वोशिएंट और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है। लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आप देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, और जब हम रिएक्शन क्वोशिएंट की बात करते हैं तो बच्चे वो किसी भी कंसंट्रेशन की रेशियो हो सकती है, चाहे रिएक्शन स्टार्ट हुआ हो, इक्विलिब्रियम पे आया हो, या रिएक्शन कंप्लीट हो रहा हो, कहीं पे भी अगर आप किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप कंसंट्रेशन की रेशियो लिखते हैं प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स की, तो उसको रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने अच्छा किया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम लिख दिया है। अब तुरंत आपको अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, तो आप यहाँ के सी या के एफ या के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट्स क्लियर कुणाल, बहुत ही ईजी है, लेकिन इस पर बच्चे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जस्ट बिलीव मी, 2-3 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर हर एग्जाम में इट इज श्योर कि ये क्वेश्चन आएंगे, और फिर भी बच्चे कुछ गलत कराते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना जरूरी है कि किसका रेट क्या है, लाइक दैट। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो गया, स्लाइड कर लेते हैं। ओके यहाँ हो गया एक एग्जांपल से। अब इसके एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस, यहाँ दे रखे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, S2 + I2 2HI, ठीक है। तो अब आप किसी भी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चे, और Kc की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो मैंने बताया था इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो करते हैं क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस HI
होमोजीनियस गैसेस इक्विलिब्रियम है उसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखना है बच्चे आपको। तो केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे अनु? ऑब्वियसली ये है यहाँ पर, पहले एक तो ये बैलेंसिंग देख लें हमेशा पहले, स्टोक्योमेट्री क्लियर है या नहीं है, स्टोक्योमेट्री शुड बी करेक्ट, बैलेंसिंग करके देखनी है आपको। तो S2 प्लस आयोडीन, ठीक है, 1 मोल दोनों के टू गिव 2 मोल ऑफ HI, स्टोक्योमेट्री करेक्ट है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो उसके लिए हमें Kc की वैल्यू लिखनी है HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय S2 एंड इनटू I2 कंसंट्रेशन, है ना, बहुत इजी है, ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है। और बच्चे ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको डेली प्रैक्टिस पेपर में दिए हुए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको आज दे दूंगा, ठीक है। तो DPP डेली प्रैक्टिस पेपर 20 क्वेश्चंस वो हैं, और 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। उसमें आप खुद देखना कितनी फ्रीक्वेंसी आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे। अमोनिया बच्चे नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड एग्जांपल 2NH4NH3 प्लस 5O2। अब देखो यहाँ बच्चे अगर बैलेंस रिएक्शन दे रखा है आपको तो आपका काम बहुत आसान है, फिर तो कुणाल नो इश्यूज आर देयर। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल इक्वेशन दी हुई है, तो पहले आप उसको बैलेंस कर, स्टोकियोमेट्रिक करेक्ट कर लो उसकी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट्स की लिखेंगे, तो NO की ऑब्वियसली स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, तो रेज कर दो यहाँ पर। वाटर के लिए 6 है, 6 मोल्स, तो 6 को रेज कर दिया अपन, NH3 4 ऑक्सीजन। इजी, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? आई होप ये क्वेश्चन तो मैंने करा रखे हैं आपको, तो आप नो सर। चलो गुड। नेक्स्ट है ये टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे निकालेंगे हम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चे मैंने बताया था दो तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आप कंसंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ Kc बोलते हैं। Kc का मतलब C फॉर कंसंट्रेशन एंड P फॉर प्रेशर, है ना। तो या तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखिए या इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये कब लिखते हैं Kc? ऑब्वियसली जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जब यूज की जाती है, जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या क्वेश्चन में दी होती है, तो हम ऑब्वियसली Kc को कंसीडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और Kp को कब करना है? जब प्रेशर दे रखा होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग मैंने बात बताई थी आपको कि जो Kp है, अगर किसी गैसियस होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी गैसियस होमोजीनियस रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर वहां पर आप Kc और Kp दोनों का यूज कर सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर कोई हेट्रोजीनियस सिस्टम है, या आपका मान लो ऐसा सिस्टम है जिसमें ओनली एक्वस मीडियम है, ठीक है, एक ही सिंगल मीडियम के अंदर बात है, तो फिर वहां पर आपको देखना पड़ेगा, वहां कंसंट्रेशन ही आएगी, क्योंकि एक्वस मीडियम में Kp हैज नथिंग टू डू, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर का कोई रोल नहीं है, मैं बता चुका हूँ। सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर प्रेशर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलो इट्स ओके, एक बार ये नोटेशन का प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा है? ओके, तो थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। इस रिएक्शन के लिए जैसे Kp और Kc को निकालना है आपको, तो मैंने सिखा रखा है, आपको बताया है। इसमें Kp में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चे, क्या है वो कुणाल? जब हम Kc निकालते हैं बच्चे, तो उसमें तो ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, उसका कोई ज्यादा वहां पर रोल नहीं होता, क्योंकि गैसियस की भी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, और एक्वस में भी कंसंट्रेशन होती है। लेकिन जब आप यहाँ पर गैसियस रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है, होमोजीनियस गैसियस इक्विलिब्रियम दे रखा है, तो इसके अंदर आप कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, C की पावर C, D की पावर D अपॉन में, और यहाँ प्रेशर है, सॉरी प्रेशर ऑफ, है ना, पार्शियल प्रेशर। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि प्रेशर खाली बच्चे प्रेशर नहीं है, क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ काम करता है, ठीक है कुणाल। तो हम बच्चे पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, क्योंकि जब कभी रिएक्शन की अगर कहीं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया किसी रिएक्शन के अंदर, तो बच्चे टोटल जो प्रेशर होता है उस सिस्टम का, वो पार्शियल सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। दिस वाज टोल्ड बाय डाल्टन, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उसको बोलते हैं, वो यहाँ काम करता है। तो आपको खाली प्रेशर नहीं बोलना, क्योंकि एक्चुअल में प्रेशर तो बहुत सारे हो सकते हैं, वेपर प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है, और पार्शियल पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स
रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक पावर पी डी की पावर डी पी सी की पावर सी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। और केसी के लिए तो आप जानते ही हो। तो यहाँ आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बच्चे बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और बाकी चीजों के इंडिपेंडेंट होता है। चलिए इट इज अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चे बेसिकली टेम्परेचर पर ही मेनली उसका जो डिपेंडेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर है। देखो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, दो चीजें हैं दिशा, एक है इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक है इक्विलिब्रियम और एक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है कुणाल। क्या बोला मैंने अभी, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपने लोग पिछले उसमें अभी इस क्लास में हमने जो पहले पढ़ा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे थे कि वहां पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को आप चेंज कर दो, और यहाँ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, यानी केसी और केपी की वैल्यू बच्चे सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। ये ध्यान रखना, कोई अगर एमसीक्यू आता है केसी और केपी के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो उसमें ध्यान रखना है आपको, यू शुड रिमेंबर दिस कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर, नथिंग एल्स, किसी और चीज पर ये डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा किसी रिएक्शन के अंदर अगर इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन को चेंज कर दे या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है नहीं करता है, तो आप याद रखना है कि केसी या केपी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है जो उसको चेंज कर सके, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, रिलेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी बी, ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन जनरलाइज करके, तो केसी का यहाँ पर एक्सप्रेशन है। अगर बच्चे हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो केसी जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है अपना, यानी अगर किसी रिएक्शन को, जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड शेयर करूं क्या, यहाँ पर एक्सप्लेन तो हो जाएगा, ओके। तो बच्चे यहाँ पर, हाँ मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर आपको मान लो ये रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन को बच्चे अगर रिवर्स डायरेक्शन में आप लिख दें, उल्टा करके लिख दें, जैसे एक एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं, यहाँ साइड में करा देता हूँ आपको। अमोनिया का जो रिएक्शन आपने देखा था, मान लो नाइट्रोजन प्लस N2 प्लस 3S2 है, ठीक है ना, N2 प्लस 3S2 अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, ये मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है ना बच्चे, ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है। अगर मान लो इस रिएक्शन का आपको केसी दिया हुआ है, ठीक है कुणाल, फॉर दिस रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस के लिए आपको केसी की वैल्यू दे रखी है ना, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक दूसरा रिएक्शन यहाँ लिख देता हूं आपको, अमोनिया, ये दूसरा रिएक्शन है यही रिएक्शन, इसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो अमोनिया अगर मान लो डिसइंटीग्रेट हो रहा हो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में वापस, और आपको अगर इस रिएक्शन के लिए केसी बताना हो, हाउ टू कैलकुलेट द केसी फॉर दिस रिएक्शन, तो बच्चे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर पहले इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, नहीं, आपको ये चीज याद रखनी है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, अभी आप उसको एक्सप्रेशन करके भी सॉल्व करके भी देख सकते हैं, जो केसी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए है, ठीक है कुणाल, जो हेबर्स प्रोसेस के लिए यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए जो केसी की वैल्यू दे रखी है इस रिएक्शन के लिए, और अगर ठीक जस्ट अपोजिट रिवर्स रिएक्शन लिखा हुआ है, रिवर्स डायरेक्शन वाला, तो आपको वहां पर याद रखना है कि जो ये रिएक्शन जो यहाँ पर केसी की वैल्यू आएगी इस रिएक्शन के लिए, मान लो इसको KC2 लिख देता हूँ, ये KC2 लिख देता हूँ इसको, तो मुझे KC2 निकालना है, और ये KC1 दे रखा है मुझे यहाँ पर, मान लो इसकी वैल्यू जो केसी जो दे रखी है दैट इज जो है केसी है ये। तो KC2 बच्चे क्या होगा, बेसिकली ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है दिशा, 1 अपॉन केसी हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के एक साइड का आपको दे रखा हो और जस्ट उसको अपोजिट करके लिखा हुआ रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे हेबर्स प्रोसेस हो गया, वाटर का हो सकता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जैसे वाटर की फॉर्मेशन हो गई और फिर वाटर का उसका दोबारा रिवर्स जो है डिकम्पोजिशन दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर वहां पर केसी की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, एक रिएक्शन के लिए, तो जस्ट अपोजिट जो रिवर्स डायरेक्शन होगा बच्चे, उसको आपको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे, बताइए। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, देखोगे तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, अंडरस्टूड। Yes, sir. चलो एक इसमें एक स्टेप और बता देता हूँ, हैं तो कई सारे पॉइंट्स, ये फिर बाकी कल डिस्कस करेंगे। तो अगला है, इफ ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय द एनी नंबर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेज टू द सेम पावर। हाँ ये इंटरेस्टिंग है,
अगर मान लो अगर आपको कुछ ऐसे रिएक्शन भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन है, स्पेशली आईआईटी के अंदर आई थिंक ये क्वेश्चन थे, तो उसमें क्या था, जैसे ये जो आपने अमोनिया का रिएक्शन है ना, ये लिख देते हैं यहाँ नाइट्रोजन, या ये जो रिएक्शन लिखा है, देखो टाइम लगेगा, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, तो मैं यही समझा देता हूँ आपको। मान लो इसी रिएक्शन के लिए आपको केसी लिखना है, ठीक है, तो इसका केसी मान लो आपको गिवन है बच्चे, ठीक है कुणाल, और इसमें वो क्या करेगा, यहाँ पर मान लो इस पूरे रिएक्शन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लेट से एन नंबर से, तो जिस नंबर से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, एन ले लेते हैं अभी, एन से अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो केसी की वैल्यू है बच्चे, उतनी ही पावर रेज हो जाती है। जैसे मान लो अगर आपको केसी दिया हुआ है जो भी इस रिएक्शन के लिए जिसमें एन नहीं है, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया आपने, तो जो केसी की वैल्यू होगी ना, केसी की वैल्यू होगी उतनी पावर रेज हो जाएगी यहाँ पर, केसी रेज टू द पावर एन। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने बोला कि अगर हमने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बच्चे क्या किया, ऐसे करके रिएक्शन लिख दिया यहाँ पर। पहले ये रिएक्शन के लिए केसी दे रखा था, मान लो कुछ भी वैल्यू, लेट से एक्स वैल्यू दे रखी थी, ठीक है ना। अच्छा, और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ 3 कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया हमने पूरे इस स्टोइकियोमेट्रिक को, तो अब बताओ कि इस केसी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले थी x और अब हो जाएगी, कितना हो जाएगा कुणाल, x की पावर 3। जो भी यहाँ नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है पूरे रिएक्शन को, उसी की पावर रेज कर देनी है, ठीक है, केसी की पावर n। ऐसा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं दूंगा आपको सिलेक्ट करके, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत ही इजी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, देखते के साथ आप कर दोगे, इसीलिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें अच्छी स्कोरिंग होती है बच्चे, ठीक है। अंडरस्टूड। Yes, sir. चलो एक थर्ड कंडीशन बताऊं या कल करोगे। यहाँ ये दिया हुआ है, अगर दोनों रिएक्शंस को ऐड करके दिया हुआ है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो कल कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, इसके बाद कल करेंगे। तो आज जो बच्चे आपको मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, एक प्रैक्टिस पेपर है, 20 क्वेश्चन है इसमें, ट्राई करने हैं, ठीक है दिशा, ट्राई करने हैं बच्चे, 1 घंटे के अंदर आई थिंक ये क्वेश्चन ट्राई हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हो ही सकते हैं। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन आज ट्राई करो आप लोग, ठीक है। Okay, sir. हाँ, और जो नहीं होंगे वो डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में, इसके आंसर्स भी डिस्कस करूंगा, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो भी आप करेंगे, ठीक है। ठीक है अनूप, कुणाल, Okay, sir. तो ये 10 क्वेश्चंस 20 दे रखे हैं, मैं तो चाहता हूँ 20 आप कर लो, बट ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, एक एक क्वेश्चन एक केस स्टडी टाइप से आप करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ जाएगा। तो ये PDF सेंड कर दो। हाँ मैं सेंड कर देता हूँ एक बार ग्रुप में दोबारा, और एक बच्चे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फाइल सेंड करूंगा, ठीक है। चलो ओके बच्चे, Okay, बायो sir. के लिए मैंने एक डेली प्रैक्टिस पेपर बोला था आप लोगों को, तो वो भी मैं कर देता हूँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के नाम से है, ठीक है। एक प्रैक्टिस पेपर है मेरे पास, वो मैं सर सेंड, लोकोमोशन और मूवमेंट वाला चैप्टर 20 है, उसका भेज दो। फुल चैप्टर वो ऐसे चल रहा है दिशा ना, अभी। एक्चुअल में पता है वो बच्चे डाटा ना मेरे पास, देखो मैं बताता हूँ, मेरे पास सारा डाटा कलेक्टेड है, तो उसमें से मतलब मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ, तो ऐसे करके बड़ा मुश्किल है, फाइल्स के नाम भी हैं। तो अभी जैसे मेरे को मिल रहा है ना, तो आप लोग या तो कलेक्ट करते जाओ, उसके अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे फिर बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा सर्च करने के लिए, ठीक है। मेरे पास जैसे टेस्ट सीरीज है ना बच्चे, तो वो तीनों सब्जेक्ट्स की हैं, पीसीबी सीरीज है पूरी। ओके सर। तो हाँ, वो अभी हम तब कर पाएंगे जब हमारा सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी आप लोग जो है करते रहो। मैं तो फिजिक्स का बच्चे यही कह रहा हूँ, अगर छोटी मोटी चीजें हैं तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जो मेन है वो आप जो है उसको डेली प्रैक्टिस में अपने लेके आओ, डेली चैप्टर को जो है उसको पढ़ना शुरू करो टॉपिक वाइज, और उसके अगर प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो फिजिक्स के भी मैं शुरू कर दूंगा कल से, ठीक है। एक एक प्रैक्टिस पेपर आप डेली करो, जो मैं प्रोवाइड करूंगा ओके सर। स्टार्टिंग से, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है। बाय सर।